नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कटिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग से भारी तबाही हुई है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है और आग की चपेट में 3 दुकानें आ गई। कुर्सेला थाना इलाके की घटना है। अपराज विवाह भवन के पास ये आग लगी है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं आग की लपटें कितनी भयानक हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अगलगी में कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। आग की चपेट में 3 दुकानें आई हैं। कुर्सेला थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। गया के मानपुर में बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण कर लिया। दोनों युवक मायापुर के रहने वाले हैं। शादी की खरीदारी के लिए सौरभ कुमार अपने दोस्त अंजीत कुमार के साथ बाइक से निकला था। तभी करीब 6 बदमाशों ने दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। छोड़ने के एवज में 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों ने इसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने तत्परता दिखाई। परिजनों को फिरौती की रकम लेकर किडनैपरों के बताए स्थान पोखर सूर्य मंदिर के पास भेजा। वहीं पर अपहरण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों युवकों को सकुशल बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। 1 लाख से शुरू हुआ, 2.5 लाख पर आके खत्म हुआ। तो क्या पहले से आप इन लोग को जानते थे? नहीं जानते थे? नहीं। तो फिर आपको अपहरण करके कहाँ ले गया था? कोई कहीं रखा था? मारपीट किया था? वो माटी का कौन तो अच्छी बोलता है, वहीं पे लेके गया। मारपीट भी किया था? मारपीट तो पूरा किया। तो बहुत ही अच्छा काम करते हुए इन लोगों ने दोनों अपराध को बरामद कर लिया है। इसमें टोटल 3 लोगों की अब तक इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों में जो नाम है, इसमें एक कारू सिंह है, ये छोटकी डेला का रहने वाला है। एक रोशन पासवान है, ये 12 का रहने वाला है। एक चंदन कुमार है, मायापुर थाना फतेहपुर का रहने वाला है। इसमें जो कारू सिंह है, ये आदतन अपराधी है। पूर्व में भी इसने किडनैपिंग के केस में गया था। और अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां सरकार ने रूपा तिर्की मौत मामले की जांच झारखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को सौंप दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने रूपा तिर्की मौत मामले की जांच के लिए जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग को अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सौंपनी है। रूपा तिर्की साहिबगंज महिला थाने में बतौर थाना प्रभारी पदस्थापित थी। अगली खबर का रुख करते हैं। बांका मदरसा में ब्लास्ट का अपडेट आया हुआ है। मदरसे में ब्लास्ट में इमाम की मौत हो चुकी है। झारखंड के रहने वाले अब्दुल मोमिन की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार के सुबह 8 बजे मदरसे में तेज धमाका हुआ था। एफएसएल की टीम को जांच में मलबे में बारूद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद और मदरसे से जुड़े लोग फरार बताए जा रहे हैं और बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि जांच जारी है। तो आपको बता दें, मंगलवार को सुबह 8 बजे मदरसे में जबरदस्त विस्फोट हुआ था और उस दौरान इस मस्जिद के परखच्चे उड़ गए थे। मलबों में बारूद के कुछ अंश मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बारूद का इस्तेमाल हुआ है इस धमाके में और हाई डेंसिटी धमाका था, जिससे पूरा का पूरा इलाका दहल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर यह धमाका था। मस्जिद की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। और नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र, 24 घंटे करीब हो चुके हैं इस धमाके के बाद। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है? क्या कुछ पता लगा पाई है एफएसएल की टीम और स्थानीय पुलिस? देखिए अलीम, जहां तक जांच की बात है तो पुलिस इसके एसपी के निर्देश पर कई टीम का गठन किया गया है, जो कि घटना के बाद से ही लगातार
छापेमारी कर रही है। देर रात तक छापेमारी हुई है, अब तक छापेमारी जारी है। और रही बात की, जो इससे जुड़े लोग हैं वो गांव छोड़कर फरार हैं। घटना में शामिल या जो मस्जिद से जुड़े लोग, मदरसा से जुड़े लोग थे जी, वो फरार हैं। उनको पकड़ने के लिए ट्रैकर का वहां पे तकनीकी माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर उस वक्त कौन कौन थे। उनकी तहकीकात करके उनका पीछा किया जा रहा है। सारे लोग मोबाइल बंद करके रखे हुए हैं। और एसएसएल की जहां तक बात है, एसएसएल ने वहां से मलबे से जो भी साक्ष्य था, साक्ष्य लेकर फॉरेंसिक लैब के लिए भेजने का निर्देश दे दिया है। और फॉरेंसिक लैब से ही ये पता चल पाएगा कि इसमें किस तरह का बारूद का इस्तेमाल किया गया था और कितनी इंटेंसिटी की बम थी जी। तो उसके बारे में अब तक यही कहा जा रहा है। एसपी से मेरी बात हुई, इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और फर्दर इस पे कार्रवाई जारी है। नागेंद्र, क्या ये पता लग पाया है कि आखिर इस मदरसे के अंदर ये विस्फोटक कहां से आए? क्या इसको स्टोर किया गया था, क्या रखा गया था, या यहां पर बनाया जा रहा था? देखिए, अब जहां तक सवाल है कि इसके बारे में कोई निश्चित तौर पे नहीं बता रहा है, लेकिन जो हालात है मदरसे का और जो विस्फोट के बाद जो हालात थे उससे साफ जाहिर हो रहा है कि या तो मदरसा में बम बन रहा था या मदरसा में बम को स्टोर करके रखा गया था। क्योंकि जो भी अंदर से कंटेनर वगैरह बरामद हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बम इसी में था। उसके परखच्चे उड़ गए हैं। इसके बारे में अब तक कोई नहीं बताया है, लेकिन जहां तक सवाल है बम रखने की चीज से एक शंका प्रबल होता है कि पिछले वर्ष इसी समय एक बगल में गांव है मजलिसपुर, बालू को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था। उस वक्त भी नौटोलिया यही मदरसा के पास कम से कम 200 बम चले थे। ये भी इशारा हो रहा है कि हो सकता है बदले की कार्रवाई के लिए या उस गांव के लिए मुझे वो जहां तक सवाल है कि हम इतना है कि इसके बारे में जरूरी है। चलिए नागेंद्र, हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें कि एक हाई डेंसिटी ब्लास्ट ये बताया जा रहा है, मस्जिद के इमाम की इस दौरान मौत हो गई है। हालांकि इस मदरसे से, मस्जिद से जुड़े जो भी लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस उनको ट्रैक कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे की वजह क्या है। तो मंगलवार की सुबह 8 बजे के करीब यह धमाका हुआ था और इस धमाके के बाद से पूरा इलाका दहल गया था। और जो एफएसएल की टीम कल पहुंची थी और जिस तरीके से मलबे को हटाया गया, फिर यहां से कई सैंपल को कलेक्ट किया एफएसएल की टीम ने, उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। हालांकि बारूद के अंश मिले हैं, कई केन भी मिल रहे हैं। ऐसे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। आशंका जताई जा रही है कि यहां पर या तो बम बनाया जा रहा था या बम स्टोर किया गया था। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पास के एक गांव मजलिसपुर से और इस इलाके में बालू को लेकर आपसी वर्चस्व की लड़ाई होती है और पिछले साल इसी वक्त करीब 200 बम यहां पर पटके गए थे। हो सकता है कि बदले की कार्रवाई हो। तो इस तरह के तमाम एंगल पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और बांका के मदरसा में हुए विस्फोट की आरजेडी और कांग्रेस ने जांच की मांग की है और आशंका जताई है कि बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। विस्फोट हुआ है, उसमें मदरसा के इमाम की मौत हुई है। एफएसएल की जांच टीम ने बताया है कि बारूद से विस्फोट हुआ है। ये मामला गंभीर है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। दोषी अधिकारियों, पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। देखिए, एक गंभीर घटना है और मैं समझता हूं कि जो मदरसा 2-3 महीने से बंद पड़ा था, वहां कोई गतिविधि नहीं थी, तब इतना बड़ा विस्फोट होना, कई लोगों का घायल होना, वहां के इमाम की मौत हो जाना, ये कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है। तो
कांग्रेस चाहती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। नरकटियागंज के मटियरिया थाना इलाके के डरौल पंचायत में एक गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। ज्यादा पानी होने की वजह से चारों बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुनील ईंट उद्योग की ओर से हरदी बेलहवा गांव में ईंट निर्माण के लिए करीब 10 फीट का गड्ढा खुदवाया गया था। उसमें खेलने के दौरान चारों बच्चे गिर गए। इसके अलावा बैरिया इलाके के पोखरिया में गंडक नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। आदित्य कुमार और इसके पिताजी का नाम है दिनेश यादव, अस्थायी घर बेलहवा। कितना उम्र का होगा? देखिए इसका दानापुर में पीपा पुल के नहीं बनने से दियारावासी नाराज हैं। इसे ठीक करने के लिए 7 जून का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया गया। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं दानापुर दियरा के पीपा पुल के गंगा घाट पे और ये पानापुर है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि पीपा पुल नहीं जुटा है। लोगों की आस होती है कि 15 तारीख तक ये महीना जो है जून 15 जून तक जो है ये पीपा पुल जुड़ा हुआ रहता है, उस तक जो है मोहलत होती है, लेकिन ये पहले ही टूट गई और उसके बाद नहीं जुटी। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे क्यों नहीं जुटा है। पीपा पुल में तो पहला नंबर है कि कोई लंगर नहीं देता है। 10 पन्ना पीपा के बाद लंगर देता है। लंगर का हल्को हवा चलता है। यही वो जगह है जहाँ पर जो है पिकअप गिरा था और यहीं पर जो है 9 लोगों की मौत हुई थी। ये हालात तो जुड़ने के बाद थोड़े ही दिनों के बाद जर्जर हो जाती है। इसकी रख रखाव में ढिलाई बढ़ता जाता है। क्षति हम लोग को हो जाता है टूट गरने के बाद में। अभी तो टूट गया तो नाव से पार होते हैं। नाव वाला भी मनमानी कर रहा है। क्या वो 10 के जगह 50 लाख। दानापुर के दियरा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पूर्णिया के वासुदेव पंचायत में जीविका दीदियां मनरेगा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। अभी ये लोग तालाब खुदाई के काम में जुटी हैं। जिला प्रशासन की मदद से इन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। मनरेगा के काम में अब जीविका दीदियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के बड़हरा कोठी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जीविका दीदियां हैं जो यहाँ के ठाकुर समूह से ये लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग मनरेगा के तहत तालाब बनाने का काम कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर जीविका दीदी के यहाँ पे जीविका कर्मी है, इनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह से काम कर रहे हैं। काम ठीक ठाक चल रहा है। मजदूर संगठन ठाकुर हुआ। मैं ओम बीओ से पूनम कुमारी बड़हरा पंचायत का काम करवा रही हूँ जीविका दीदी से। ओम बीओ की VRP हूँ और CLF से हूँ। अच्छा, क्या सब काम करवा रहे हैं? मट्टी कटाई यही पोखर में काम चल रहा है तो काम मिला है, करवा रहे हैं। महिला के तो आमदनी हो रहा है? अच्छा है छे, गरीब आदमी छे, सर करे छे, काम रोजगार करे छे। आपका क्या नाम है? इस ग्रुप से हैं आप? जीविका दीदी से। जीविका। अच्छा, यहाँ तालाब बना रहे हैं अभी। तो कैसा लग रहा है ये तालाब बना रहे हैं आप लोगों को? काम मिल रहा है अभी सरकार के? काम मिले छे, सर करे छे, गरीब आदमी छे, काम न करबे तो की करबे। तो आमदनी हो रहा है? मनरेगा के माध्यम से जीविका दीदी भी तालाब वगैरह के निर्माण का काम कर रही है। कई अन्य काम क्या लोगों को रोजगार देने का एक अच्छा साधन है और मनरेगा के तहत जो जीविका दीदी है यहाँ बड़हरा कोठी की, उन्हें रोजगार मिल रहा है और वो लोग तालाब का निर्माण कर रहे हैं। निजी जमीन में ये तालाब का निर्माण हो रहा है और इससे जीविका दीदियों को भी रोजगार मिल रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 बड़हरा पूर्णिया। समस्तीपुर में रोसड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने यह कार्रवाई की है। शिवनारायण सिंह पर एक बाइक को छोड़ने के बदले 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी। काफी मान मनोवल के बाद सौदा 10,000 में तय हुआ। एसपी के पास जब शिकायत पहुंची तो जांच के दौरान रिश्वत के एक खेल का वीडियो बनाया गया और ये कार्रवाई की गई। इसलिए संपर्क किया था। थाना के एक पदाधिकारी हैं श्री नारायण सिंह करके, तो एक दारू वाले केस में एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए जो पार्टी था उसे पैसा मांग रहे थे। तो
पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया तो हम लोगों ने इनको बोला कि आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने अपना एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई। के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आज उन्होंने रोसड़ा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह के करतूतों के ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की है, इससे आम जनता में पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। जमुई पुलिस ने दलित परिवार की नाबालिग लड़की को अगवा कर जबरन निकाह और धर्मांतरण के आरोपी पप्पू खान को गिरफ्तार कर लिया है। SDPO ने बताया कि पप्पू खान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। लड़की के घर वालों ने पप्पू खान पर अगवा कर शादी करने का आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने लड़की को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया था और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं इस कांड के जो नामजद अभियुक्त पप्पू खान हैं, अभी वो न्यायिक हिरासत में आए हैं, उनको भेजा गया है। अभी तक क्या बातें आई हैं सामने इसमें? लड़की ने जो पीड़िता ने जो अपना 164 का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था, उसके अकॉर्डिंगली तो उनका कहना था कि वो अपनी मर्जी से ही उनके साथ गए थे। और चूंकि लड़की शादीशुदा थी, वो ससुराल छोड़कर आई हैं अपने प्रेमी के पास। लेकिन इस लड़की का जो आधार कार्ड है और स्कूल सर्टिफिकेट जो हम लोग के पास उपलब्ध है, उससे वो नाबालिग होती हैं। तो उस दृष्टिकोण से यह शादी जो है प्रश्नगत है और उसी के आरोप में इनके विरुद्ध पप्पू खान के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार अनलॉक हो चुका है। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है और अनलॉक की शुरुआत हो गई है। अब शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और वहीं 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे, यानी कि 50% कर्मचारियों के आने की इजाजत होगी। लेकिन शाम को 7 बजे के बाद से कर्फ्यू रहेगा। तो अनलॉक 1 की शुरुआत बिहार में हो चुकी है, लेकिन अनलॉक की शुरुआत जरूर हुई है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अब अनलॉक शुरू होते ही शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। वहीं 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिस दफ्तर खुलेंगे। तो आज से नए नियम क्या होंगे, ये जान लेते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। शादी विवाह में 20 की संख्या का आदेश जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि अब शादी विवाह में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जो पहले भी आदेश था। निजी वाहन और पैदल चलने वालों को छूट मिली है। सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक दफ्तर खुले रहेंगे। वहीं निजी ऑफिस भी 50% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दुकान अल्टरनेट डे शाम 5 बजे तक खुलेंगे और किस दिन कौन दुकान खोलेंगे ये जिले के डीएम तय करेंगे। सार्वजनिक वाहनों में 50% लोग सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही कोचिंग, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। और पटना में रोज खुलने वाली दुकानों की बात करें तो किराना, सब्जी, फल, अनाज मंडी, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट और मछली की दुकानें हैं। ये प्रतिदिन खुलेंगी। इसके साथ ही पटना में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी, फर्नीचर और कॉस्मेटिक खुलेंगे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को।
वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की बात करें तो इस दिन कपड़े, सोना चांदी, बर्तन, स्पोर्ट्स, ड्राई क्लीनर, जूता चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री, बालू, गिट्टी, सीमेंट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। मेहरबानी कर अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। वो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन प्रेजेंट